Good evening, students. So, this is our lecture number 12 on the Hindu Succession Act 1956. एंड इस लेक्चर में आज हम लोग विनीता शर्मा वैसे राकेश शर्मा के डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे एंड उसके बाद मेरे को आपको बस एक इशू और करवाना है विच इज़ रिलेटेड टू सम अदर केस लॉ एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्चुअल पार्टीशन. ठीक है, अब इससे पहले मैं लेक्चर को आगे कंटिन्यू करूँ, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पर आपको इन लेक्चर के नोट्स भी मिल जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट जो भी जुडिशरी के रिगार्डिंग अपडेट्स हैं वो मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ. ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि विनीता शर्मा केस में अब तक हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया है. जो सबसे पहला इशू हमारे सामने आया था दैट इज़ रिलेटेड टू ओरल पार्टीशन. अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि यहाँ पर ये कंक्लूजन कोर्ट ने क्यों ड्रॉ किया, वो मैंने अपने लेक्चर में समझाया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं. बस मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ. ठीक है, तो ओरल पार्टीशन के रिगार्डिंग सबसे पहला इशू आया था विनीता शर्मा केस में, जहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि अगर 2012-04 से पहले किसी भी प्रकार का पार्टीशन हुआ है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और अगर 2012-04 से 9/9/2005 के बीच में ओरल पार्टीशन किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ डिफीटिंग द राइट्स ऑफ द डॉटर इन द जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर को पार्सनरी प्रॉपर्टी, तो उस ओरल पार्टीशन को हम लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है, अलॉन्ग विद दैट जो आपका क्लॉज 5 एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसने भी ये डिफाइन कर दिया है कि पार्टीशन क्या है. ठीक है, इशू 2 पे आते हैं. सेकेंड इशू हमारे सामने क्या था कि क्या डॉटर्स को अगर को पार्टनर बनना है तो इज इट नेसेसरी दैट ऑन 9/9/2005 द फादर शुड बी अलाइव? द आंसर इज नो. सबसे पहले प्रकाश वर्सेस फूलावती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि फादर का जिंदा होना जरूरी है ऑन 9/9/2005 टू इंट्रोड्यूस डॉटर इनटू द को पार्सनरी. अगर फादर जिंदा नहीं है तो डॉटर्स जो हैं वो कभी भी को पार्सनर्स नहीं बन पाएंगी. लेकिन विनीता शर्मा केस में कोर्ट ने जो रेशियो प्रकाश वर्सेस फूलावती केस में दिया गया था उसको ओवर रूल किया एंड दे सेड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फादर शुड बी अलाइव ऑन 9/9/2005 फॉर द डॉटर टू बिकम को पार्टनर. इज दैट क्लियर? फिर हमारे सामने जो थर्ड इशू आया था वो था विथ रिगार्ड टू द नेचर ऑफ अमेंडेड सेक्शन 6. ठीक है, अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों आया था? क्योंकि जो प्रकाश वर्सेस फूलावती केस था वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो अमेंडेड सेक्शन 6 है उसका एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है. ठीक है, देन उसके बाद एक और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, ठीक है, दन्मू वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इफेक्ट है अमेंडेड सेक्शन 6 का दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव. अब यहाँ पर एक इशू क्रिएट हो गया कि आखिर रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, अब यहाँ पर एक इशू ये क्रिएट हो गया कि आखिर इसका नेचर है क्या? इज इट प्रोस्पेक्टिव और इज इट रेट्रोस्पेक्टिव? तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने विनीता शर्मा केस में ये कहा कि जो सेक्शन 6 का नेचर है दैट इज रेट्रोएक्टिव. अब रेट्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो राइट डॉटर को दिया जा रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एन एंटीसीडेंट इवेंट. एंटीसीडेंट इवेंट बोले तो बाय बर्थ. ठीक है, मतलब कि जो उनका राइट है वो तो वो 9/9/2005 से एक्सरसाइज करेंगी, लेकिन जो ये राइट ये 9/9/2005 से एक्सरसाइज कर रही है ये इनके पास आया है बिकॉज ऑफ एन एंटीसीडेंट इवेंट. दैट्स वाई हम इसको एक रेट्रोएक्टिव लॉ मानते हैं. मतलब रेट्रोएक्टिव लॉज बेसिकली वो होते हैं जिन राइट्स को आप एक स्पेसिफिक डेट से एक्सरसाइज कर सकें, लेकिन जो आपका राइट है ना वो उस लेजिस्लेशन के आने से पहले ही एक्रू हो चुका है. मतलब बिकॉज ऑफ ए प्रीवियस इवेंट वो राइट आपके पास आया है फ्रॉम द डेट ऑफ लेजिस्लेशन. इज दैट क्लियर? 4 इश्यूज क्लियर हो गए. अब हमारे पास जो लास्ट इशू आता है इन विनीता शर्मा वैसे राकेश शर्मा केस दैट इज विथ रिगार्ड टू, हाँ, दैट इज विथ रिगार्ड टू कि क्या अगर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ, कि जो आपका नोशनल पार्टीशन होता है, ठीक है, वेदर द नोशनल पार्टीशन इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअल पार्टीशन. क्या हम नोशनल पार्टीशन को एक्चुअल पार्टीशन मानते हैं? अब अगर आपको मैंने जितना पढ़ाया है अब तक, जितना भी नोशनल पार्टीशन के रिगार्डिंग हमारी डिस्कशन हुई है, आई गेस आप सबका इसके रिगार्डिंग एक व्यू क्लियर होगा कि कहीं ना कहीं नोशनल पार्टीशन जो है वो एक्चुअल पार्टीशन नहीं होता है.
क्योंकि आपको ये बात पता होगा कि एक्चुअल पार्टीशन डिमांड कौन कर सकता है? को पार्टनर्स। ठीक है। क्या जो डिपेंडेंट्स होते हैं, डिपेंडेंट्स कौन होते हैं? जो शादी के थ्रू बाय मैरिज जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली का जो पार्ट बनते हैं उनको हम डिपेंडेंट्स कहते हैं। ठीक है। क्या डिपेंडेंट्स पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सिर्फ को पार्टनर्स जो हैं वही पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। और जब वो पार्टीशन क्लेम करते हैं तो उसके बाद ही हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि जो पार्टीशन है वो वर्चुअली हो गया है। वर्चुअली जो है वो पार्टीशन हो चुका है, एक्चुअल पार्टीशन नहीं हुआ है। एक्चुअल पार्टीशन कब होता है? जब या तो वो रजिस्टर हो जाए अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट या फिर बाय अ डिक्री ऑफ द कोर्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। जब तक ये चीजें नहीं होती है ना, तब तक जितने भी मेंबर्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के, उनके जो शेयर्स होते हैं इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो फ्लक्चुएट करता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं वर्चुअली पार्टीशन हो गया लेकिन एक्चुअली पार्टीशन नहीं हुआ। अब शेयर्स फ्लक्चुएट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके सामने ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली है। ठीक है। अब सपोज एफ ने पार्टीशन क्लेम कर लिया। अब अगर एफ ने पार्टीशन क्लेम कर लिया तो यहां पर वर्चुअली पार्टीशन हो चुका है। और मान लो इनका जो पार्टीशन सूट है वो एक सिविल कोर्ट में चला गया। अब जब पार्टीशन पेंडिंग था उस बीच में FS1 की डेथ हो गई। इसका मतलब क्या है कि यहां पर एफ, FS और FD इनका जो शेयर है ये फ्लक्चुएट कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि पार्टीशन मांगते टाइम एक वर्चुअल पार्टीशन हो जाता है लेकिन एक्चुअल पार्टीशन नहीं होता है। एक्चुअल पार्टीशन तभी होता है जब तक कि वो रजिस्टर ना हो जाए अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 या फिर जब तक कोर्ट की डिग्री से सबके हिस्से को डिक्लेयर ना कर दिया जाए, क्योंकि जो शेयर होता है ना वो फ्लक्चुएटिंग होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सेक्शन 6 के अंदर जो डॉटर्स को पार्टनर का दर्जा दिया गया है ना, वो इसी प्रिंसिपल पे दिया गया है कि जो राइट्स होते हैं को पार्टनर्स के वो फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है। किसी के बर्थ से या किसी के डेथ से जो भी को पार्टनर्स का राइट होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो यही प्रिंसिपल यहां पर लगाया गया है कि डॉटर्स के इंट्रोडक्शन से जो राइट है किसी को पार्टनर का, जो फ्लक्चुएटिंग प्रिंसिपल है, हम उसको लेते हुए डॉटर्स को बेसिकली को पार्टनर्स का दर्जा दे रहे हैं। अगर हम हिंदू लॉज को फॉलो करें, जो हिंदू अनकोडिफाइड लॉज हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो उसके हिसाब से तो डॉटर्स को कभी भी को पार्टनर्स में इंट्रोड्यूस करना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज शी कैन नेवर परफॉर्म पिंडदान। ये आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था ना कि जो डॉटर्स हैं वो स्पिरिचुअल मिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, दे कैन नॉट परफॉर्म पिंडदान। ठीक है। बट प्रॉपर्टी जस्टिस करने के लिए, ठीक है, सोशल जस्टिस करने के लिए जो डॉटर्स हैं उनको बेसिकली, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के भी जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे कंप्लाई करवाने के लिए डॉटर्स को भी को पार्टनर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इज दैट क्लियर? ये मैं भी आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो शेयर होता है को पार्टनर्स का, ठीक है, इन द जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, वो फ्लक्चुएटिंग होता है। हाँ, आपके पास जो राइट होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो बाय बर्थ आ जाता है, बाय बर्थ या फिर अडॉप्शन आपके पास वो राइट आ जाता है। लेकिन जो राइट आपके पास आता है वो मतलब एसर्टेनेबल नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो राइट बाय बर्थ मिल गया है वही उतना ही राइट आप कैरी करते हुए चलोगे। ठीक है। वो राइट डिटरमाइन सिर्फ तब किया जाता है जब पार्टीशन होता है। ठीक है। और एक्चुअल पार्टीशन होने से पहले आपका जितना भी अधिकार होता है उस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में वो हमेशा ही फ्लक्चुएट करता है। इज दैट क्लियर? आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया ना? तो जो अब लास्ट इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो यही था कि क्या नोशनल पार्टीशन एक्चुअल पार्टीशन होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, यार ये तो काफ़ी मतलब वियर्ड है कि ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस उठा क्यों, मतलब ये डाउट उठा क्यों, ये इशू उठा क्यों? मैं आपको बताता हूँ इसका रीजनिंग क्या है। उससे पहले मैं आपको एक केस लॉ बता दे रहा हूँ। कल जो मैंने आपको करवाया था ना वो प्रीलिमिनरी डिक्री वाला इशू, आई एम सॉरी, जो लास्ट लेक्चर में करवाया था, उसमें ये कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट को भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। द कर्नाटका हाईकोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ देयर इज एनी ऑल्टरेशन in circumstances including a statutory amendment, the benefit has to be given to the daughters and the court is duty bound to decide the matter and pass the final decree keeping into consideration the changed circumstances। ठीक है, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है मेरे लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो वो नोशल पार्टीशन वाला जो ड्रामा है ना उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक केस लॉ है, इन गुरुपत खंडप्पा मैकडम वर्सेस हीरा भाई खंडप्पा मैकडम, 1978 सुप्रीम कोर्ट। एंड अलॉन्ग विद दैट जो ये दूसरा केस लॉ है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नारायण राव श्याम राव देशमुख। इन दोनों ही केस में कोर्ट ने एक प्रकार से नोशनल पार्टीशन को एक्चुअल पार्टीशन मान लिया था। ठीक है। आई नो इट इज़ वियर्ड बट दिस हैज़ एक्चुअली हैपेंड। ठीक है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या था बेसिकली कि सपोज ये एक आपकी फैमिली है,
ठीक है, अभी हम लोग डॉटर्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज जो ये केस है ये 2005 अमेंडमेंट से पहले का है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, एफ की डेथ हो गई। अब एफ की डेथ होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नोशनल पार्टीशन। हम लोग नोशनल पार्टीशन क्यों करेंगे, बिकॉज एफ के मरने के बाद, ठीक है, मतलब आपको याद है ना वो सर्वाइवरशिप और सक्सेशन। सर्वाइवरशिप हम कब करते हैं, जब कोई भी क्लास 1 फीमेल रिलेटिव पीछे ना छूट जाए। मतलब अगर मान लो एफ और डब्ल्यू दोनों साथ में मर गए होते तो क्या हम यहाँ पर सक्सेशन लगाते कि सर्वाइवरशिप, तब हम यहाँ पे सर्वाइवरशिप लगाते बिकॉज कोई भी क्लास 1 फीमेल रिलेटिव पीछे नहीं छूटती। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एफ की डेथ हो गई, और एफ की डेथ होने के बाद हम यहाँ पर सक्सेशन का रूल अप्लाई करेंगे बिकॉज उसने मरने के बाद एक क्लास 1 फीमेल रिलेटिव को पीछे छोड़ दिया है, दैट इज डब्ल्यू। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, एफ के मरने के बाद हम लोग नोशनल पार्टीशन करके डब्ल्यू का एक शेयर एसरटेन कर देंगे। ठीक है, जो डब्ल्यू का शेयर हम लोग एसरटेन करेंगे वो एफ के शेयर में ही, जो एफ का शेयर होगा ना उस प्रॉपर्टी में, उस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में जो एफ का शेयर था, उसी का हम लोग नोशनल पार्टीशन करके सब जितने भी क्लास 1 रिलेटिव्स हैं उनके बीच में उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। ये आपको याद है ना, नोशनल पार्टीशन हम लोग क्या करते, कैसे करते हैं, नोशनल पार्टीशन में हम लोग करते ये हैं कि जो को पार्टनर मर चुका होता है उसको प्रिज्यूम करते हैं कि वो जिंदा था, और ये प्रिजम्पशन लेके जो भी उसका शेयर निकल के आता है इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसको हम जितने भी क्लास 1 रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में बराबर बराबर बांट देते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि क्लास 1 फीमेल रिलेटिव के होने पर ही हम नोशनल पार्टीशन क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे एक बात बताइए, अगर डब्ल्यू जिंदा नहीं होती, ठीक है, और यहां पर भी मान लो हम लोग नोशनल पार्टीशन करें, सपोज हम लोग नोशनल पार्टीशन करते हैं सर्वाइवरशिप में, ठीक है, मैं एक आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूं कि नोशनल पार्टीशन हम लोग सक्सेशन में क्यों करते हैं, सर्वाइवरशिप में नहीं करते। मान लो एफ एंड डब्ल्यू दोनों किसी कार से जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ और दोनों साथ में स्वर्ग पधार दिए, ठीक है। अब बचा कौन, FS1 और FS2, ठीक है। अब अगर हम लोग अगेन नोशनल पार्टीशन करें तो यहां पर क्या होगा, जो F का शेयर है वो इन तीनों में बराबर बराबर बटेगा, है कि नहीं। मान लीजिए 1/3 इसको मिलेगा, रुकिए, ये 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया एंड 1/4 हो गया, ठीक है। अब 1/4 को हमको इन तीनों में इक्वल डिवाइड करना है, यानी कि इसको मिलेगा 1/12, इसको मिलेगा 1/12, इसको मिलेगा 1/12। इज दैट क्लियर? अब अगर तुम 1/4 प्लस 1/12 को ऐड करोगे तो इवेंचुअली इनका उतना ही शेयर निकल के आएगा ना, जितना कि शेयर इनको मिलने वाला था एफ की डेथ के बाद। तो यहां पर नोशनल पार्टीशन करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम नोशनल पार्टीशन सक्सेशन के रूल में करते हैं। सर्वाइवरशिप में नोशनल पार्टीशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जो सर्वाइविंग मेल एयर्स हैं उनको तो उतना ही हिस्सा मिलेगा ना, उनके तो हिस्से में फिर कोई डिसरप्शन होगा ही नहीं। मतलब कि ये जो 1/12 है ये तो ऑटोमेटिकली इनके पास जाना ही है, लेकिन अगर मान लो डब्ल्यू जिंदा है तभी तो इनका जो ये 1/12 वाला शेयर है ये थोड़ा सा डिसरप्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब इसको आप भूल जाइए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नोशनल पार्टीशन हम लोग सक्सेशन में ही करते हैं, सर्वाइवरशिप में नहीं करते, ठीक है। अब देखते हैं गुरुपत केस में क्या कहा गया था। द इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वॉज वेदर the share given to a widow in the co-parsi property calculated upon notional partition becomes her absolute property or not. The court in the present case observed that the primary purpose of notional partition was to ascertain the rights of the class 1 heirs and to create property rights among women in a joint Hindu family, as she is not capable to claim partition herself. But when notional partition takes place, all the consequences which follow from real partition are generally worked out. Basically यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि जब हम लोग नोशनल पार्टीशन करते हैं तो वहाँ पर रूल तो हम लोग एक्चुअल पार्टीशन का ही लगाते हैं ना। द शेयर ऑफ द एयर्स आर एसर्टेन ऑन द बेसिस दैट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। नोशनल पार्टीशन में शेयर तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना कि जितने भी मतलब मेंबर्स हैं उस जॉइंट हिंदू फैमिली में वो एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, एंड हैव रिसीव्ड अ शेयर इन पार्टीशन विच हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डिसीज्ड। बस हम लोग यहाँ पे प्रिजम्पशन ये ले लेते हैं कि जो को पार्टनर मर गया है वो जिंदा था। Therefore, the resultant effect is that the heir will get his or her share in the undivided co-parsi property which the deceased had at the time of his death, in addition to share in notional partition. The court also observed that the main aim of Section 6 Explanation 1, read with the proviso Section 6 Subsection 1 before 2005 amendment, before 2005 का जो amendment है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर Section 6 की, ठीक है, was to enlarge the share of the female heirs with respect to the property. Therefore, even if two interpretations are possible, one that further the legislative intent should be preferred. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जब हम लोग नोशनल पार्टीशन करते हैं तो वहाँ पर भी तो शेयर एसरटेन करने के लिए हम लोग एक्चुअल पार्टीशन का रूल अप्लाई करते हैं।
सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम प्रिजम्पशन तो यही लेके चलते हैं ना कि जितने भी मेंबर्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली में वो सारे के सारे अलग हैं और उनका हम लोग शेयर जो है वो एसर्टेन कर रहे हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा, आपको याद होगा जब हम लोगों ने प्री अमेंडमेंट सेक्शन 6 को पढ़ा था तो तो वहाँ पर ये चीज़ कहा गया था इसमें सेक्शन 6 एक्सप्लेनेशन 1 रेड विद द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 1, यहाँ पर नोशनल पार्टीशन के रूल के रिगार्डिंग डिस्कशन किया गया था। ठीक है, तो आपको याद होगा ये चीज़ कि यहाँ पर ये बताया गया था कि जो वुमेन है उनका जो शेयर है उसको कैसे एसर्टेन किया जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि देखो यहाँ पर सेक्शन 6 का जो 2005 अमेंडमेंट एक्ट से पहले प्रिवेल करता था उसके दो इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहे हैं। या तो नोशनल पार्टीशन जो है वो एक्चुअल पार्टीशन नहीं है, या फिर जो नोशनल पार्टीशन है वो एक्चुअल पार्टीशन है। तो हम लोग यहाँ पर नोशनल पार्टीशन को एक्चुअल पार्टीशन लेके चलेंगे, बिकॉज यहाँ पर किसी भी सेक्शन का पर्पस जो है, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, वो किसी के राइट्स को डिफीट करने का नहीं है। मतलब नोशनल पार्टीशन करके हम लोग बेसिकली करना क्या चाहते हैं, हम जितने भी क्लास 1 फीमेल रिलेटिव्स हैं उनके राइट्स को एसर्टेन करना चाहते हैं। तो अगर उनके राइट्स को हम लोग एसर्टेन कर रहे हैं तो पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस तो यही होना चाहिए ना कि वो अपना राइट लेके उस फैमिली से बाहर निकल जाए। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? तो बेसिकली कोर्ट ने ये कहा कि अगर मान लो नोशनल पार्टीशन हो चुका है, उसके बाद जितना भी राइट बेसिकली यहां पर डब्ल्यू को दिया गया है, ठीक है, वो उतना राइट लेके बाहर जा सकती हैं। मतलब उनको जितना, मान लो नोशनल पार्टीशन अगर किया जाए इस केस में, मैं एक बार आपको बताया था एग्जांपल बना के। ठीक है, एफ प्री डिसीज्ड है, डब्ल्यू इज ए क्लास 1 फीमेल रिलेटिव, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सक्सेशन करेंगे। ठीक है, एक बार कर लेते हैं। तो यहां पे पहले को पार्टनर कौन है, 1 2 3 4, तो दैट वुड बी 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। अब जो ये 1/4 है इसको हम लोग इन सबके बीच में बराबर बराबर बांट देंगे, है ना। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 और 4, तो 1/4 इंटू 1/4 दैट वुड बी 1/16। इज दैट क्लियर? तो W का शेयर यहाँ पे कितना निकल के आया, 1/16। ठीक है, तो यहाँ पे जो W को 1/16 का शेयर मिल रहा है नोशनल पार्टीशन, ये इसको लेके अलग हो सकती हैं, ये कोर्ट ने कहा। मतलब बेसिकली कोर्ट ने क्या कह दिया कि द नोशनल पार्टीशन इज एक्चुअली एन एक्चुअल पार्टीशन। मतलब कितना गलत रेशियो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर, अगर आप देख सके तो। और सोचिए ये जो रेशियो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये 2020 तक फॉलो भी किया गया। इसका मतलब ये है कि नोशनल पार्टीशन जब भी हो रहा है वहां पर जो जॉइंट हिंदू फैमिली है, इट केम टू एन एंड। आपको ये चीज़ याद होगा जब मैंने आपको जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ाया था, तो ये भी आपको बताया था कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली सिर्फ 2 सिचुएशन में एंड होती है, दैट इज व्हेन एक्चुअल पार्टीशन टेक्स प्लेस, या फिर व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली डाइज। ठीक है, तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एक्चुअल पार्टीशन है ना, ये नोशनल पार्टीशन पे ही हो जाता है। अरे भैया, जब तक को पार्टनर्स ने पार्टीशन डिमांड ही नहीं किया है तो वहां पर आप ये कैसे कह सकते हो कि किसी को पार्टनर के मरने के बाद एक्चुअल पार्टीशन हो गया? आपको ये भी याद होगा जब मैंने आपको जॉइंट हिंदू फैमिली का कंसेप्ट पढ़ाया था या फिर को पार्टनर कंसेप्ट पढ़ाया था, तो जब किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, किसी एक सिंगल मेंबर की डेथ हो जाती है, मान लो इसी केस में एफ की डेथ हुई थी, तो क्या एफ की डेथ होने के बाद जो जॉइंट हिंदू फैमिली इट कम्स टू एन एंड? द आंसर इज नो। अब मुझे नहीं पता कोर्ट ने ये रेशियो कहाँ से निकाला था, ठीक है, उनका क्या इंटरप्रिटेशन रहा होगा, बट यही इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस गुरुपद वाले केस में दिया था कि जब नोशनल पार्टीशन होता है तो वहाँ पर एक्चुअल पार्टीशन भी हो जाता है और विडो को जो शेयर मिलता है वो उसको लेके अलग हो सकती है। ठीक है, क्या विडो यहाँ पर पार्टीशन डिमांड कर सकती है? द आंसर इज नो। आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन सच रेशियो। ठीक है, अब एक केस और है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नारायण राव श्याम राव देशमुख। इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इट वॉज हेल्ड दैट अ फीमेल मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली वुड रिमेन टू बी जॉइंट एज ए मेंबर इवन दो हर इंडिविजुअल शेयर गेट्स फिक्स्ड अपॉन पार्टीशन। शी वुड सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द फैमिली ओनली व्हेन शी चूजेस टू बिकम सेपरेट बाय पार्टीशन। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात कही कि इवन दो नोशनल पार्टीशन हो चुका है, उसी एग्जाम्पल को मैं आपको मतलब उसी एग्जाम्पल को नज़र में रखते हुए इस केस लॉ को पढ़ते हैं। अगर मान लो नोशनल पार्टीशन हो चुका है तो विडो जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली की मेंबर रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर चाहे तो अपना शेयर लेके अलग हो सकती है। मतलब नोशनल पार्टीशन हुआ है, वहां पर विडो चाहती है कि ठीक है नोशनल पार्टीशन हो गया, मैं अपने शेयर को अभी लेके अलग नहीं होना चाहती हूँ, मैं इन लोग के साथ ही रहना चाहती हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन विडो ने अगर ये कहा कि नोशनल पार्टीशन के बाद जितना भी मेरा शेयर एसर्टेन किया गया था उसको लेके मैं अलग होना चाहती हूँ, तो वो हो सकती है। मतलब आई डोंट नो कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन कैसे लिया। दे हैव वर्चुअली डिस्ट्रॉयड द होल कंसेप्ट ऑफ हिंदू पार्टीशन। मतलब जो प्रॉपर्टी का जो पार्टीशन होता है उसको मतलब
पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था इन केस लॉज में, ठीक है। तो अब ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने आया विनीता शर्मा से राकेश शर्मा में कि आखिर एक बात बताइए, अगर नोशनल पार्टीशन हो रहा है तो क्या उसको हम एक्चुअल पार्टीशन के इक्विवेलेंट मान सकते हैं? तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इन द केस ऑफ गुरुपत वर्सेस हीराबाई, इस वाले केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे HIR होगा, ठीक है। इन गुरुपत वर्सेस हीराबाई, द क्वेश्चन विच वॉज इन्वॉल्व इज कंसर्न विद एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6 एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ विडो शेयर, ठीक है। मतलब भाई ये बता रहा है कि गुरुपत केस में जो इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो यही था कि विडो का जो शेयर निकल के आया है क्या वो उसको लेके अलग हो सकती हैं। इन दिस केस द क्वेश्चन वॉज नॉट रिलेटेड टू फ्लक्चुएशन इन द को पार्सनरी बॉडी बाय लीगल प्रोविजन और अदरवाइज. No doubt, the share of the deceased have to be worked out as per the statutory fiction of partition. However, comma, in case of change of body of co-partners, unless and until actual partition is worked out, the rights have to be recognized as they exist at the time of the final decree. It is only the share of the deceased co-partner and his heirs which are ascertained and not that of other co-partners which keep on fluctuating with birth and death in the family. The severance of status cannot come in the way to give effect to statutory provision and change by subsequent event. अब इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर पढ़िए. In the Vinita Sharma case, the court observed that the statutory fiction of partition is far short of actual partition. It does not bring us disruption in the joint Hindu family or co-partnery. The purpose of legal fiction is limited to work out the extent of the share of the deceased person at the time of his death and not to affect actual partition. Basically, court ने यहाँ पर ये कहा कि by legal fiction हम बेसिकली जो को पार्टनर मर चुका है, जो प्रीपोस्चुअस है, उसके मरने के बाद बाय लीगल फिक्शन हम उसके शेयर को एसर्टेन कर रहे हैं, ठीक है। उसके शेयर को एसर्टेन करके जो भी रिमेनिंग क्लास 1 रिलेटिव्स हैं उनके बीच में डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर जो लीगल फिक्शन के थ्रू हम शेयर को एसर्टेन कर रहे हैं, दिस कैन नॉट बी टर्म टू बी एज अ एक्चुअल पार्टीशन, ठीक है। The entire partition of co-partnery is not provided by deemed fiction. Otherwise, the co-partnery could not have continued and the death of one co-partner brought an end to co-partnery. Basically, कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो रेशियो दिया है उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जैसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली में किसी भी को-पार्टनर की डेथ हो जाए, उसके मरते ही जो जॉइंट हिंदू फैमिली इट कम्स टू एन एंड. That is wrong. Therefore, the court held that the statutory fiction of partition created by the explanation to section 6 of Hindu Succession Act 1956 did not bring about an actual partition or disruption of co-partnery. The fiction was only for the purpose of determining the share of the deceased co-partner. ठीक है, यहां पर एक चीज आप लोग समझिए. बेसिकली कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा है कि जो इंसान मर गया था, नोशनल पार्टीशन करके हमें खाली उसका जो शेयर था उसको एसर्टेन करना था, और जो भी मतलब क्लास 1 फीमेल रिलेटिव्स हैं उनके जो भी मतलब क्लास 1 एयर्स हैं उनके बीच में उस शेयर को डिवाइड करना था. यहां पर इसका मतलब ये नहीं है दैट द एक्चुअल पार्टीशन हैज टेकन प्लेस, ठीक है, बिकॉज यहां पर अगर आप इस रेशियो को फॉलो करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली अगर किसी भी को पार्टनर की डेथ होती है तो वहां पर क्या होगा, जो पार्टीशन है इट विल बी डीम्ड दैट हैड टेकन प्लेस. तो बेसिकली यहाँ पर जो गुरुपत और नारायण राव केस में जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी उसको ओवररूल कर दिया गया इन द विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस. इज दैट क्लियर? एंड वी आर डन विथ विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने जिसके आंसर हमें करने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके लिए मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, अब आपको याद होगा जब मैं आपको जॉइंट हिंदू फैमिली और को पार्सनरी पढ़ा रहा था तो आपके सामने एक सवाल मैंने ये रखा था कि क्या डॉटर्स को पार्सनरी को मतलब एक जॉइंट हिंदू फैमिली को कंटिन्यू कर सकती हैं. याद होगा आपको ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या डॉटर्स जो हैं वो जॉइंट हिंदू फैमिली को कंटिन्यू कर सकती हैं. द आंसर इज येस, दे कैन वेरी वेल डू सो. अगर सारे मेंबर मर भी गए तो जो डॉटर हैं वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हैं. अडॉप्ट करने के बाद वो जो बच्चा होगा वो उस ही जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट होगा जिसमें जो डॉटर जिसमें डॉटर फॉल करती थी. अगर सब्सिक्वेंटली डॉटर ने शादी भी कर ली तब भी वो जो बच्चा होगा ना वो उसी फैमिली में बिलोंग करेगा जिस फैमिली में रहते हुए डॉटर ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया था. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सवाल यहाँ पर हमारे सामने ये आता है कि क्या डॉटर को पार्सनरी को भी कंटिन्यू कर सकती है. देखिए यहां पर सवाल हमारे सामने ये है, वेदर द डॉटर कैन बी अ सोर्स ऑफ को पार्सनरी आफ्टर द 2005 अमेंडमेंट. अब देखो डॉटर्स को हमने एकदम इक्वल राइट्स दे दिया है एज टू द सन.
जितने भी राइट्स सन के पास होते हैं बाय बीइंग अ को पार्टनर, वो सारे के सारे राइट्स हमने डॉटर्स को भी दे दिए हैं। तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या डॉटर जो है कैन शी बिकम अ सोर्स ऑफ को पार्टनरी। ठीक है, अब इसका जवाब हमें अगर चाहिए तो कुछ चीज़ों को जो हमने पहले पढ़ा है उसको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज ये हमारे पास एक को पार्टनरी की लिस्ट है। ठीक है, अब आपको पता होगा को पार्टनरी 4 जनरेशन तक एक्सटेंड होती है, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब पहला सवाल आपके सामने ये है मेरा कि क्या एफ डबल एस डबल एस डी इज शी अ को पार्टनर? द आंसर इज नो। ठीक है, एफ की डेथ के बाद क्या ये को पार्टनरी में इंट्रोड्यूस हो जाएंगी? द आंसर इज यस। ठीक है, अगर एफ की डेथ हो गई तो यहां पर एफ डबल एस डी जो है वो को पार्टनरी में इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगी। ठीक है, अब सपोज एफ डबल एस डी जो है अगर वो को पार्टनरी में इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं तो यहां पर क्या इनका राइट बनता है पार्टीशन क्लेम करने का? द आंसर इज यस, शी कैन वेरी वेल क्लेम पार्टीशन इन द जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, क्योंकि अब वो 4 जनरेशन में आ गई हैं एफ के डेथ के बाद। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि मान लो इनके बीच में पार्टीशन हो गया। ठीक है, पार्टीशन हो गया और एफ डबल एस डी जो है उन्होंने अपना शेयर भी रिसीव कर लिया पार्टीशन में। तो क्या यहां पर एफ डबल एस डी जो शेयर रिसीव कर रही हैं, क्या ये शेयर इनका सेपरेट होगा? ठीक है, इनकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, या फिर बिकॉज ऑफ एफ डबल एस डी एस जो ये शेयर रिसीव करेंगी इन द पार्टीशन, ठीक है, वो उस पर इनका भी अधिकार बन जाएगा। बिकॉज आपको याद है ना को पार्टनरी कैसे होता है कि इन्होंने शेयर रिसीव किया, एक मतलब हमने ये पढ़ा था ना कि अगर मान लो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वहां पर किसी बंदे ने, मान लो ये फैमिली है, फैमिली बना, ठीक है, यहां पर इन्होंने पार्टीशन किया। ठीक है, इसका 1/3 आया, इसका 1/3 आया, इसका 1/3 आया। ठीक है, अभी जो शेयर्स इन लोगों ने रिसीव किए हैं ये सारे के सारे शेयर्स इनके क्या हैं? मतलब जो इनका अधिकार बनता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो क्या है? एब्सोल्यूट है। ठीक है, इनको किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर इज ए को पार्टनरी इन एवरी को पार्टनरी। तो एफ का जो शेयर है ये तो इसका एब्सोल्यूट हो गया है, लेकिन मान लो पार्टीशन के बाद अगर एफ के फैमिली में एफ डबल एस पैदा हो गया तो यहां पर इनकी एक अलग को पार्टनरी चलेगी और एफ डबल एस जो है वो इस 1/3 में शेयर क्लेम कर सकता है अगर इसके बर्थ से पहले एफएस ने उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ ना किया हो। ये आपको याद है ना, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा बट मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ आपको चीज़ें। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मतलब ये भी एक क्वेश्चन आया था कि अब एक बात बताइए, एफ डबल एस डी ने पार्टीशन में शेयर क्लेम किया। इज दैट क्लियर? अब शेयर क्लेम करने के बाद एफ डबल एस डी एस जो है वो पैदा हो गया। अब क्या वो जो पैदा हुआ है उसके पैदा होने के बाद अगर इस सिचुएशन में देखें तो एफ डबल एस का शेयर तो बनता है इस प्रॉपर्टी में, तो क्या यहां पर एफ डबल एस डी एस जो है इसका भी अधिकार बनेगा इन द प्रॉपर्टी ऑफ एफ डबल एस डी, मतलब बेसिकली डी वाले प्रॉपर्टी में। ठीक है, क्या यहां पर इसका अधिकार बनेगा? द आंसर इज नो, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है बट मैं इसको आसान कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको याद हो जो प्रॉपर्टी आप क्लेम करते हो एज ए को पार्टनर, ठीक है, आप मतलब बेसिकली को पार्टनर कब बनते हो? जब आप जब बेसिकली आप 4 जनरेशन में पैदा होते हो फ्रॉम योर ग्रेट ग्रैंडफादर एंड फादर। ठीक है, अगर आप इनके फैमिली में पैदा होते हो ओनली देन यू विल क्लेम, तभी आपका जो अधिकार बनेगा जॉइंट हिंदू फैमिली में प्रॉपर्टी में वो तभी बनेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर सवाल अभी ये सामने आता है कि क्या यहां पर एफ डबल एस डी एस, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी एफ डबल एस डी ने रिसीव की है उसमें इक्वल अधिकार क्या वो क्लेम कर सकता है? और इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज एफ डबल एस डी जो प्रॉपर्टी क्लेम करेंगी वो क्लेम करेंगी एज अ सेपरेट प्रॉपर्टी। ठीक है, और इनकी डेथ के बाद एफ डबल एस डी की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है विच विल गो टू डी एस, मतलब मान लो इनकी डेथ हो गई, ठीक है, इन्होंने जो प्रॉपर्टी रिसीव की थी वो एज ए सेपरेट प्रॉपर्टी रिसीव की थी,
ठीक है, वो उसको जैसे भी चाहे डिस्पोज ऑफ कर सकती है। इसके बर्थ से इनका उस प्रॉपर्टी पे जो अधिकार बना है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो उनकी एब्सोल्यूट और सेपरेट प्रॉपर्टी है। और इनके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी फिर इसको जाएगी, अगर मान लो इन्होंने डिस्पोज ऑफ ना किया उस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी इस बंदे को जाएगी ये भी इसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर मान लो एफ डबल एस डबल एस डी एस एस पैदा हो गया, ठीक है, अगर ये पैदा हो गया तो यहां पर अगेन एक को पार्सनरी शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यहां पर इन्होंने जो प्रॉपर्टी रिसीव किया है वो उनकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, और यहां पर जो ये बंदा पैदा हो गया इसका इस प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं बनेगा। लेकिन इनके डेथ के बाद अगेन जो ये प्रॉपर्टी रिसीव करेगा ये इसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी, अगर डीएसएस पैदा ना हुआ हो तो। मैं आपको समझाता हूं, अभी जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं बेसिकली मैं आपको कि जो डॉटर्स हैं क्या वो सोर्स ऑफ को पार्सनरी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। एज पर द सोशल रिलीजियस डायमेंशन ऑफ हिंदू लॉ, a daughter cannot perform the spiritual and religious ceremonies. These can be performed only by a male member for his father, grandfather, and great grandfather. From the social religious perspective, a daughter can never be the source of co-parsonary. अब अगर आपको याद हो ये चीज़, तो मैंने आपको जब मैं को पार्सनरी पढ़ा रहा था शुरू में ही आपको बताया था कि को पार्सनर सिर्फ वही होते हैं जो पिंडदान करते हैं। ठीक है, जो डॉटर हैं वो क्या पिंडदान अभी कर सकती हैं? द आंसर इज नो। हमने जो उनको अधिकार दिया है जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में वो बस प्रॉपर्टी जस्टिस करने के लिए दिया है, और साथ ही साथ जो हिंदू लॉ में प्रिंसिपल प्रिवेल करता है कि जो राइट आपका एक जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में बनता है वो फ्लक्चुएट करता है, उसको इनकलकेट किया है। को पार्सनर डॉटर्स को बना के हमने उनको पिंडदान करने का अधिकार नहीं दिया है। ठीक है, द प्राइमरी एम ऑफ 2005 अमेंडमेंट एक्ट इज टू डू प्रॉपर्टी जस्टिस to the female members, and now this purpose is served better as she has been made a co-partner by birth. The main issue is whether the daughter can be considered as a co-partner, and if so, then the children of such daughter will also be considered as co-partner in their maternal grandfather family. This will create double co-partnery and it will complicate the whole concept of co-partnery, which is the co-partnery is created either by birth or adoption. मैं समझाता हूँ बेसिकली यहाँ पर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मान लो ये फैमिली है, ठीक है, ये इनके हस्बैंड है और ये इनका बेटा है। ठीक है, अब अगर मान लो आपने ये कह दिया कि जो डॉटर है शी कैन बी अ सोर्स ऑफ को पार्सनरी, क्या डॉटर एफ का, अगर एफ मान लो मर गए, इफ ही इज प्री डिसीज्ड, तो क्या यहां पर ये इनका पिंडदान कर सकती हैं? बताइए। द आंसर इज नो, शी कैन नॉट परफॉर्म द पिंडदान ऑफ एफ। खाली एफ एस और एफ डबल एस जो है वही एफ का पिंडदान कर सकते हैं। तो पहला तो हमें ये आर्गुमेंट मिल गया बिकॉज ऑफ विच एफ डी कैन नेवर बी अ सोर्स ऑफ को पार्सनरी। अब यहां पर अगर हमने एफ डी को सोर्स ऑफ को पार्सनरी बना दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ डी एस भी एक को पार्सनर है कि नहीं? एफ डी एस भी को पार्सनर है, तो एफ डी एस जो है वो एफ से भी प्रॉपर्टी रिसीव करेगा और वो एच से भी प्रॉपर्टी रिसीव करेगा। मतलब बेसिकली एफ डी एस को डबल को पार्सनरी का बेनिफिट मिल गया। क्या हम ये होने दे सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, आगे देखते हैं। Another issue which will arrive is that there will be double co-parsonry in the case of married daughters, but in the case of unmarried daughters who have adopted a child, there will be no co-parsonry. मतलब कि मान लो, मैं आपको एक चीज और समझाता हूं कि बेसिकली मान लो ये आप केस समझ गए ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए एच नहीं है, एच है ही नहीं, ठीक है, और एफ डी ने एक सन को अडॉप्ट कर लिया बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 12 हामा, जो एफ डी एस है, ठीक है, इवन दो वो अडॉप्ट हुआ है, ही विल हैव ऑल द राइट्स एज लाइक कि मतलब उसने उस फैमिली में बर्थ लिया है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर एक बात बताइए, एफ डी एस जो है, ठीक है, वो तो कभी को पार्टनर बन नहीं पाएगा एफ डी के हस्बैंड के साथ, वो तो खाली यहीं पे बन पाएगा, मतलब यहीं पे प्रॉपर्टी रिसीव कर पाएगा, उसके पास सिंगल को पार्टनर रहेगी। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आप अनमैरिड डॉटर और मैरिड डॉटर के बीच में एक प्रकार से इनजस्टिस करेंगे। ठीक है, उनको अनइक्वल ट्रीट करेंगे व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी में राइट्स। ठीक है, moreover comma, one can also infer that there is discrimination on the ground of marriage and sex of the co-partner, which is that children of a married son will become co-partner in their father's family automatically but not in the family of his maternal grandfather। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये इनके फैमिली में बन सकते हैं, जो सन है मतलब एफएस का जो सन है वो इनकी फैमिली में बन सकता है, लेकिन वो इनकी फैमिली से कुछ रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, अगेन इनजस्टिस। In Vinita Sharma, the court has stated that a co-partner gets right by birth or adoption. The co-partner property is the one which is inherited by a Hindu from his father, grandfather or great-grandfather.
अब ध्यान से चीज़ों को समझिए। यहाँ पर जो एफ डबल एस डी एस है, इज ही इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड फादर? द आंसर इज नो, ही इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज मदर। समझ में आ रहा है आपको? देखिए यहाँ पर क्या कहा था, द को पार्सी प्रॉपर्टी इज द वन विच इज इनहेरिटेड बाई ए हिंदू फ्रॉम हिज फादर, ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड फादर। हम को पार्सनरी प्रॉपर्टी सिर्फ उसी को मानते हैं जो आप इनहेरिट कर सकते हैं फ्रॉम योर फादर, ग्रैंड फादर या फिर ग्रेट ग्रैंड फादर, बिकॉज आप उनका पिंडदान कर सकते हो, दैट्स व्हाई यू विल बी डीम्ड टू बी ए को पार्सनर। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी रिसीव की है इस बंदे ने, वो कहाँ से रिसीव की थी? अपनी मदर से। तो अगर मदर से आपने प्रॉपर्टी रिसीव की है तो वो आप एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी के वे में रिसीव नहीं कर रहे हो, आप उसको रिसीव कर रहे हो एज ए सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है? और जब ये मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, और इसकी डेथ के बाद मान लो ये बंदा था, अब ये जो प्रॉपर्टी रिसीव करेगा दिस विल बी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, बिकॉज ही इज रिसीविंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फादर। इज दैट क्लियर? हाँ, such property has been inherited apart from the father, grandfather or great grandfather cannot be treated as ancestral property. Therefore, even though the daughter has been made a co-partner, when such daughter died, her children will inherit the property left by her as separate property and not as a co-partnership property. The main aim of the 2005 Amendment Act is to give daughters property rights and to do away with the discrimination faced by them. Moreover, in case a Hindu Mitaksha co-partner live after 9 September 2005, his interest will not devolve by survivorship but through succession. In such a case, ये कुछ टर्म्स गलत हो गए हैं. In such a case, if the daughter is predeceased, then a children will get a share in the absence of such daughter as per section 6 subsection 3 B and C of Hindu Succession Act 1956. Still, these children of the predeceased daughter are not co-partners in the family of their maternal grandfather but only in their father families, not because of co-partnership but in order to do justice and equity to such children. Wait, let me just correct it. यहाँ पे कुछ गलती हो गई है. हाँ, but only in their father families they are getting, यहाँ पर होगा they are getting a share not because of co-partnery but in order to do justice and equity to such children. अगर आप लोग section 6 subsection 3 clause B and C को एक बार देख लें. हाँ, the share of the predeceased son or a predeceased daughter as they would have got had they been alive at the time of partition shall be allotted to the surviving child of such predeceased son or of such predeceased daughter, and the share of the predeceased child of a predeceased son of a predeceased daughter as such child would have got had he or she been alive at the time of the partition shall be allotted to the child of such predeceased child of the predeceased son or a predeceased daughter as the case may be. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से. यहाँ पर बेसिकली वही कह रहा है कि मान लो आपके मतलब मान लो एक जॉइंट हिंदू फैमिली थी, सन एंड डॉटर का अधिकार बन रहा था प्रॉपर्टी में, वो मर गए, बच्चे मर गए, ठीक है, मतलब सन एंड डॉटर मर गए. अगर उनके जो बच्चे होंगे वो अपने मदर या फिर फादर जो भी हैं, ठीक है, उनसे वो राइट रिसीव कर सकते हैं, जो उनके प्रॉपर्टी में अधिकार बनता था वो राइट वो लोग रिसीव कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन जो उनके सन जो हैं, ठीक है, मतलब मान लो इस फैमिली में वेट एक मैं चार्ट बनाया था. ठीक है, अब यहां पर एफडीएस, अगर एफडी डिसीज्ड हो गई, जो प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है, इज ही रिसीविंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर? द आंसर इज नो. इसीलिए ये प्रॉपर्टी जो एस रिसीव करेगा इट विल बी सेपरेट प्रॉपर्टी. ठीक है, ये इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी. दैट इज व्हाट सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी एंड सी इज स्टेटिंग. ठीक है, और एफडी ने भी जो प्रॉपर्टी रिसीव किया है बाय बीइंग अ को पार्टनर, वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी. और एफडीएस इस प्रॉपर्टी में कोई भी क्लेम नहीं मांग सकता बिकॉज यहां पर ये इनकी फैमिली में को पार्टनर नहीं है, वो खाली एच की फैमिली में को पार्टनर है. हम यहां पे डबल को पार्टनरी क्रिएट नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा चीजें. तो हमें समझ में आ गया ना कि जो डॉटर है दे कैन नेवर बी अ सोर्स ऑफ को पार्टनरी.
ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट परफॉर्म स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेशन। अलॉन्ग विद दैट जो प्रॉपर्टी वो लोग रिसीव करती है वो उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और जो उनके बच्चे होते हैं, शी कैन नेवर बी अ सोर्स ऑफ को पार्सनरी, बिकॉज जो उनके बच्चे होते हैं दे कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द को पार्सनरी इन द इन बेसिकली द फैमिली ऑफ हिज मदर, हिज और हर मदर, ठीक है। मतलब जो उसकी फैमिली है, जो उसके मदर की फैमिली है, इस फैमिली में ये को पार्टनर नहीं बन सकते, बिकॉज दे आर नॉट रिसीविंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर इन दिस फैमिली ओनली। इज दैट क्लियर? एंड अलॉन्ग विद दैट बहुत सारा इनजस्टिस हो जाएगा अगर हमने डॉटर्स को सोर्स ऑफ को पार्सनरी दे दी तो, ठीक है। मतलब शी कैन बिकम अ सोर्स ऑफ को पार्सनरी। इज दैट क्लियर? ठीक है, होप सो मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं अगेन उस टॉपिक को दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है। आज की चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल थी, इसलिए मैं काम करता हूँ ना, आपको समराइज करता हूँ चीज़ों को, ताकि आपको जो डाउट्स वगैरह आए भी होंगे वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? गुरुपत केस में हमने ये देखा, कोर्ट ने कहा कि जो नोशनल पार्टीशन है इट इज़ एक्चुअल पार्टीशन, ठीक है। सेम चीज़ रिट्रेट की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन 1985 सुप्रीम कोर्ट इन द केस लॉ ऑफ नारायण राव श्याम राव केस बेसिकली, ठीक है। मतलब सॉरी, रिट्रेट नहीं की गई, हाँ रिट्रेट की गई, ठीक है। इन दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात बोली कि जो नोशनल पार्टीशन है इट इज़ एक्चुअल पार्टीशन, ठीक है। फिर यहाँ पर विनीता शर्मा से राकेश शर्मा, जो कि केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नोशनल पार्टीशन इज नॉट एक्चुअल पार्टीशन, बिकॉज जो शेयर्स होते हैं ऑफ ऑल द को पार्टनर्स वो फ्लक्चुएट होते जब तक कि एक्चुअल पार्टीशन ना हो जाए। अलॉन्ग विद दैट जो को पार्टनर्स होते हैं ओनली दे कैन डिमांड पार्टीशन, ठीक है। और जो विडोज को जो शेयर मिलता है, जो हम लोग नोशनल पार्टीशन से शेयर जो उनका डिटरमाइन करते हैं, वो उसको लेके अलग नहीं हो सकती जब तक कि एक्चुअल पार्टीशन ना हो जाए। इज दैट क्लियर? फिर जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया था वो ये था कि वेदर द डॉटर कैन बिकम अ सोर्स ऑफ को पार्सनरी। तो हमने इसमें ये समझा कि डॉटर कैन नेवर बिकम अ सोर्स ऑफ को पार्सनरी, एंड मतलब इसका पहला रीजन ये था बिकॉज शी कैन नॉट परफॉर्म स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज पिंडदान। एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी प्रॉपर्टी वो रिसीव करती है वो उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उनके बाद जो उनके एयर्स हैं वो अपने फादर, ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर से प्रॉपर्टी को रिसीव नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई जो डॉटर्स हैं दे कैन नेवर बिकम अ सोर्स ऑफ को पार्सनरी। जब आप प्रॉपर्टी अपने फादर, ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर से रिसीव करते हैं, ओनली देन वहाँ पर को पार्सनरी क्रिएट होती है। अगर उनके अलावा आप किसी से भी प्रॉपर्टी रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ पर आप बाय वर्च्यू ऑफ को पार्टनर उस प्रॉपर्टी को रिसीव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डॉटर अपने बच्चों को देगी वो अगेन बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग अ लीगल एयर उनको मिलेगा, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ डॉटर बेसिकली। और जो प्रॉपर्टी वो लोग रिसीव भी करेंगे वो उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। मतलब कि मान लो इसने रिसीव किया, ये इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है। अब ये अगर मर गया, एसडीएस जो है लास्ट में वो मर गया, और उसके मरने के बाद डीएसएस जो था वो पैदा हो गया था, तो अब जो डीएसएस प्रॉपर्टी रिसीव करेगा वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जाएगी, बिकॉज डीएसएस जो प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है वो अपने फादर से कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, होप सो मैं आपको क्लियर करने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।